हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे और ये वर्कशीट क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान से ली गई है और इसमें आपका सिविक्स का चैप्टर सत्ता में साझेदारी से वर्कशीट ली गई है। इस वर्कशीट को करने से पहले आप मेरी सत्ता में साझेदारी चैप्टर की डिटेल वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वर्कशीट शुरू करने से पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों को थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बेल्जियम में क्या किया? बेल्जियम में जो है उसमें भी जातीय बनावट बहुत ही जटिल है और अलग अलग जातीय और विभिन्नताओं वाले लोग, भाषाई विभिन्नता वाले लोग बेल्जियम में रहते हैं। उसी प्रकार श्रीलंका में भी दो भाषाई लोगों का निवास है, जैसे कि बहुमत में है आपके सिहली भाषी बोलने वाले लोग और अल्पमत में तमिल भाषी लोग। इसी तरह बेल्जियम में भी जो है वो फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग रहते हैं, परंतु दोनों ने ही जो है सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूपों को अपनाया है। श्रीलंका ने क्या अपनाया? श्रीलंका ने जो है बहुसंख्यकवाद को अपनाया। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद का अर्थ है जब जो समुदाय बहुसंख्या में होता है वही शासन पर अपना कंट्रोल कर ले और जो अल्पमत में है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, उन पर वो अपने अधिकार जमाए और उनके जो है अधिकारों का हनन करे, उनकी इच्छाओं और उनका सम्मान ना करें। इसके विपरीत बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने अपनी विभिन्नताओं और भाषाई जो विभिन्नताएं हैं उनका आदर किया, सम्मान किया और सभी को सत्ता में साझेदारी दी, जिससे कि वहाँ पर जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के दो विभिन्न रूपों को देखा। बेल्जियम ने तो संविधान में संशोधन करके, जैसे आपने पिछली वर्कशीट्स में देखा कि बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन हुए और उनके माध्यम से उसने विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया ताकि वहाँ पर होने वाले टकराव को रोका जा सके। इसके विपरीत श्रीलंका ने 1956 में बहुसंख्यकवाद को अपनाया। अभी मैंने आपको बताया बहुसंख्यकवाद क्या होता है, जब जो बहुसंख्या में जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को ना माने और उन पर अपनी मनमर्जी थोपें। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, जिसके कारण वहाँ पर अल्पसंख्यक तमिल लोग जो थे वो बेगानापन महसूस करने लगे। पिछली वर्कशीट में आपने ये भी देखा है कि वो बेगानापन क्यों महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने संविधान में इस प्रकार के संशोधन किए, इस प्रकार के प्रावधान किए कि जिससे तमिलों को दरकिनार किया जा सके और सिहली भाषी लोगों को ही हर क्षेत्र में अधिकार प्राप्त हो। तो इस कारण तमिल जो है वहाँ बेगानापन महसूस करने लगे और दोनों ही समुदायों में जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध भी मैंने आपको बताया है अपने डिटेल्ड वीडियो में कि गृह युद्ध जब होता है जब किसी एक देश के अंदर दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति इस प्रकार की हो जाए कि वो युद्ध जैसी लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। इसलिए गृह युद्ध ना हो और विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव उत्पन्न ना हो, इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। और सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित जो हैं वो तर्क दिए जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है कि सत्ता में साझेदारी आवश्यक क्यों है? सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है? जैसे कि सबसे पहले कि विभिन्न समुदायों के टकराव को रोकने के लिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। तो सत्ता में साझेदारी के लिए दो तर्क दिए जाते हैं, एक युक्तिपरक और एक नैतिक परक। युक्तिपरक क्या है, यानी क्यों ज़रूरी है? तो विभिन्न सामाजिक समुदाय के बीच में आपसी टकराव को कम करने के लिए जो है सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। और दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए। स्थायित्व कैसे प्रदान होगा? जब विभिन्न समुदाय आपस में, सबको सत्ता में साझेदारी मिलेगी, सबको अपने अधिकारों मिलेंगे, किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा, तो उनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और जो भी सरकार चलेगी वो स्थायी होगी, बीच में वो भंग नहीं होगी। दूसरा तर्क है नैतिक तर्क। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि लोकतंत्र होता है लोगों का शासन, यानी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शासन में भागीदारी हो। तो सत्ता में साझेदारी यानी शासन में भागीदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। बिना सत्ता में साझेदारी के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। सरकार को वैधता प्रदान करता है, यानी लीगल बनाता है। लीगल कोई चीज़ कब होगी? जब अधिक से अधिक लोगों की उसमें मर्जी है उस सरकार को बनाने में। तो
जब सत्ता में साझेदारी होगी और लोगों की शासन में भागीदारी होगी तो वो ही सरकार वैध मानी जाती है। तो सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता में आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हैं, युक्तिपरक 2 और नैतिक परक में ये 2। सत्ता में साझेदारी अब किस प्रकार होती है? सत्ता में साझेदारी का रूप क्या है, क्या स्वरूप है सत्ता में साझेदारी का, यानी सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, किन किन रूपों में किसी भी सरकार में आप लोगों को सत्ता में साझेदार बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो सत्ता में साझेदारी का रूप है वो है सत्ता का ऊर्ध्वाधार वितरण यानी पिरामिड वितरण, जो कि आपने चैप्टर 2 संघवाद में भी पढ़ा है कि सत्ता का वितरण, सत्ता का बंटवारा जो है वो ऊर्ध्वाधार होता है यानी पिरामिड के आकार का होता है, जिसमें सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और सबसे निचले स्तर पर स्थानीय निकाय यानी स्थानीय सरकार आती है, जो कि भारत में ग्राम पंचायतों और नगर पालिका और नगर निगम के रूप में उपस्थित है। तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो पिरामिड आकार का होता है, जिसमें सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार के पास जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, उसके बाद राज्य सरकार होती है और फिर स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं। दूसरा जो सत्ता में की साझेदारी का रूप है वो है सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण यानी एक ही स्तर पर वितरण, जैसे कि केंद्रीय सरकार जो होती है उसमें भी आपका संसद होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। राज्य सरकार में भी आपकी विधानसभा होती है, आपका मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है जो कार्यपालिका के रूप में काम करता है, और राज्य में उच्च न्यायालय होता है जो न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण भी आवश्यक है, यानी हर स्तर पर भी सत्ता को बांटने की जरूरत है, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। अब सत्ता का क्षैतिज वितरण 3 प्रकार से होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जैसे आपको पता है कानून बनाने वाली संस्था, केंद्रीय स्तर पर इसे संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर ये विधानमंडल विधानसभा कहलाती है। विधायिका के सदस्य ही में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का चयन किया जाता है। कार्यपालिका यानी केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वो कार्यपालिका का कार्य करता है। विधायिका कानून बनाती है और उन कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का है, यानी दोनों ही जो विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर हैं। कार्यपालिका अपने कार्यों को करने के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तीसरा जो स्तर है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है और विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों पर नियंत्रण और उन पर नज़र रखने का काम जो है वो न्यायपालिका करती है। इस प्रकार ये तीनों ही जो स्तर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरा जो सत्ता में साझेदारी का रूप है वो है सामाजिक समूहों। सामाजिक समूह कौन से? भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर जो विभिन्न समूह हैं उनके बीच में सत्ता का वितरण। जैसे कि बेल्जियम में हमने सामुदायिक सरकार के बारे में पढ़ा था। सामुदायिक सरकार, एक बार और बता देती हूँ कि सामुदायिक सरकार का जो चयन है वो भाषाई आधार पर किया जाता है, यानी एक भाषा के व्यक्ति जहाँ पर बहुमत में हो वो अपनी सामुदायिक सरकार का चयन करते हैं, और सामुदायिक सरकार का काम होता है भाषा और क्षेत्रीय के आधार के जो मसले हैं उनके बारे में निर्णय लेना। तो बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है वो भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में सत्ता के वितरण का रूप है। भारत में ये कैसे है? भारत में सामाजिक समूह और भाषाई या धार्मिक समूह के आधार पर जो सत्ता का वितरण है वो आरक्षण के रूप में देखने को मिलता है। जो विभिन्न ऐसे सामाजिक समूह हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, तो उन लोगों को आरक्षण के माध्यम से सत्ता में भागीदारी दी जाती है। जैसा कि आपने पार्ट 2 में भी पढ़ा है कि जो हमारी स्थानीय स्तर की सरकारें हैं उनमें जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। तो आरक्षण के माध्यम से जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं भारत में, उन लोगों को भी जो है विभिन्न सुविधाएं और आरक्षण के माध्यम से जो है उन्हें सत्ता में भागीदारी दी जाती है। चौथा जो रूप है वो है दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। भारत में विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में साझेदारी करते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है
सरकार चलाई जाती है। और दबाव समूह क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के समूह, विभिन्न प्रकार के वर्ग जो अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों पर दबाव डालते हैं, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। जैसे कि किसानों का जो संगठन होता है वो, मजदूरों का संगठन, अध्यापकों का, शिक्षकों का संगठन, ये विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं। इन्हें हित समूह भी कहते हैं, जो अपने हितों के लिए सरकार की नीतियों पर दबाव डालते हैं और इस प्रकार वो सत्ता में भागीदारी करते हैं, सत्ता में साझेदारी करते हैं। तो ये 4 रूप हैं आपके सत्ता में साझेदारी के। अब क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। सत्ता में साझेदारी का महत्व बताइए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है सत्ता में साझेदारी का, कि सत्ता में साझेदारी के महत्व क्या है। तो सत्ता में साझेदारी का महत्व क्या है? पहला, कि सामाजिक समूह के बीच आपसी टकराव को कम करती है, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कैसे आत्मा है? आपने लिखना है कि लोकतंत्र यानी शासन में भागीदारी लोगों की, और ये सत्ता में साझेदारी के द्वारा ही संभव है। और चौथा, सरकार को वैधता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या कीजिए। ऊर्ध्वाधर वितरण यानी पिरामिड। तो पिरामिड में सबसे पहले आपकी आती है केंद्र सरकार, फिर आपकी आती है राज्य सरकार और फिर स्थानीय स्तर की सरकारें। और इनमें किस प्रकार सत्ता का वितरण होता है वो आपने इसमें डिटेल में लिखना है, कि राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार के पास होते हैं, क्षेत्रीय या स्थान स्तर के विषय जो हैं वो राज्य सरकारों के पास होते हैं, और स्थानीय स्तर के विषय जो लोगों की समस्याओं से संबंधित हैं वो वहीं स्थानीय स्तर की संस्थाओं के पास होते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण की व्याख्या कीजिए। क्षैतिज वितरण यानी एक ही स्तर पर, हर स्तर पर सत्ता का बंटवारा भी ज़रूरी है। तो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सत्ता का वितरण जो है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य होता है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बनाने वाली जो अंग है वो विधायिका है, और कार्यपालिका जो है वो उन नियमों को, उन कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, और न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका की जो नीतियां हैं उन पर नियंत्रण रखती है, अंकुश रखती है। और ये सारे ही अंग जो हैं वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार ये नियंत्रण और संतुलन के माध्यम से एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप अपनाए जाते हैं? उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। भारत ने बहुत ही सोच समझकर अपने संविधान की रचना की और संविधान में विभिन्न प्रावधानों को डाला, जिसके माध्यम से अधिक लोगों की जो है सत्ता में साझेदारी हो और किसी प्रकार की टकराव की स्थिति ना बनी रहे। क्योंकि बच्चों, जैसे आपको पता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत में क्षेत्रीय, भाषाई, जातीय आधार पर अनेक विभिन्नताएं हैं। तो इन सभी लोगों को एकजुट रखने के लिए हमारे संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें कि हर तरह की सत्ता में साझेदारी, हर तरह के वर्ग की, हर तरह के जातीय आधार पर, भाषाई आधार पर सत्ता में साझेदारी हो। तो आपने इसमें भारत में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप अपनाए गए हैं, तो आपने इन सभी को डिटेल में लिखना है कि भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है, यानी भारत में सत्ता को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर में बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है वो आप इसमें डिटेल में लिखेंगे कि स्थानीय स्तर पर पंचायतें और नगर निगम और नगर पालिकाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर बांटा गया है। क्षेत्रीय आधार और केंद्र आधार पर भी सत्ताओं का वितरण है। और दूसरा है क्षैतिज वितरण। ये वितरण भी भारत में अपनाया गया है कि हर स्तर पर, केंद्र स्तर हो या राज्य स्तर हो, सत्ता का वितरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य किया गया है। तीसरा है सामाजिक समूह और भाषाई और धार्मिक समूह के बीच में सत्ता का वितरण। भारत में आरक्षण का प्रावधान करके जो है विभिन्न भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में सत्ता को साझेदारी की गई है, सत्ता की भागीदारी की गई। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह के उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि मजदूर संघ, किसान संघ, इन सभी के माध्यम से और राजनीतिक दलों के माध्यम से भी विभिन्न लोग जो हैं वो सत्ता में साझेदारी रखते हैं, सत्ता में भागीदारी रखते हैं। हो बेटा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई परेशानी हो